ये चीजें हैं और बहुत अच्छा है, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ जी। तमकीन साहब के पास आता हूँ और अभी की ये भागेगा भागेगा जो मुद्दा है ना, ये सबके सिर चढ़ा हुआ है। अब योगी साहब क्या बोले हैं? योगी साहब कह रहे हैं कि जब भी भारत में संकट आएगा राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा। मुझे लगता है कि सारी भारतीय जनता पार्टी ना, वो अपनी सोच में बिल्कुल क्या कहते हैं कि मैं क्या कहूं उसको, मैं उनकी सोच खत्म हो चुकी है। वो कहता है इटली भागेगा, वो कहता है वहां भागेगा। कोई बिरयानी खाने कौन भागा था वैसे पाकिस्तान की लाहौर में? कोई अभी पूछना चाहिए कि अफगानिस्तान या उधर से जब आ रहे थे वापस में, तो फिर यहाँ आते आते जो ड्रॉप आउट किया था पैराशूट में पाकिस्तान में बिरयानी खाना, तब कौन भागा था वहां बिरयानी खाने के लिए? ये भी तो आज वो भी चल रही चर्चा आखिरकार। और हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आई है, मैंने किताब पढ़ी थी शर्मा जी कि दुनिया में कहते हैं 7 आदमी एक जैसे होते हैं। अब आपको तो कॉम्प्लीमेंट मिलने शुरू हो गए कि आपकी शक्ल केएल शर्मा से मिलती है सर। अभी एक बंदे ने कहा मुझे भी पता है। सही सही कहा आपने। क्या पता सर मजाक नहीं रिश्तेदार कर रहा हूं मैं सर। सर अगर बीच में आप भी जाके भाषण दे के आ जाओगे ना दूसरी जगह डमी कैंडिडेट के तौर पे, तो धंधा पानी और बढ़ जाएगा सर। आप खुद ही देख लो, मैंने कुलाज बना दिया उसका एक। दोबारा से देख लो सर, मेरे बाद मत कहना सर। देखो जी, मैंने तो देखो कहा जी, था आप तो 7 आदमी एक सेलिब्रिटी जैसे हो होते हैं, गए। वो तो ये मेरे सामने आ गए अब तो। ये आप तो तो कम्प्लीमेंट अच्छा है। नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि सेलिब्रिटी हो गए प्रोग्राम के आप बीच तो। में थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। और ये बात मैं सुबह भी आपसे कहना चाह रहा था, यहाँ के कभी नहीं है, जब से केएल शर्मा का नाम आया मैं जी तब से जी। कहना चाह रहा था आपकी शक्ल उसी शक्ल से मिलती है बिल्कुल डिट्टो। कहीं ऐसा तो नहीं आपको जुड़वा बिछड़े हुए भाई हो, जरा पता करवा लो सर कहीं यहाँ पे। हो सकता है आपको हो पता ना हो। सकता है। जी जी जी। होता है कई बार। वो मनमोहन देसाई की पिक्चर में ऐसे ही होता था, 20-30-50 साल के बाद बिछड़े भाई मिल जाते थे। पिक्चर शुरू होते ही अमर अकबर एंथनी हो, ये हो वो, सब में भाई बिछुड़ जाते थे, बाद में मिल जाते थे सर। तो क्या पता सर आपका कोई रिश्ता हो। तमकीन फयाज साहब, आप तो उत्तर प्रदेश से हैं, अब रामपुर में ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर आपके पास ना बीजेपी की नब्ज है। आज तो सुनने में यह आ रहा है, हमारे कुछ यूपी के पैनलिस्ट कह रहे हैं कि बीजेपी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अभी हम अपनी प्री टॉक में एक बात कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन का प्लेन इस टाइम रनवे में चलते चलता टेक ऑफ कर चुका है। टेक ऑफ क्या कर चुका है, मतलब आप ये समझो कि अगला पहिया ऊपर उठ चुका है और पिछला वाला जो है अभी जमीन पे है, तो वहां पे प्लेन को रोका नहीं जा सकता। मोदी जी पूछ पकड़ के रोकने के चक्कर में किसको रोक लिया जाए, होगा कुछ नहीं, मोदी जी खुद भी लटके लटके ऊपर चले जाएंगे और क्रैश हो जाएंगे। तो लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 40 सीटें बचाने भी मुश्किल हो रही हैं, हालात ऐसे हो रहे हैं क्योंकि मोमेंटम जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है हर गुजरते दिन के साथ। तमकीन फयाज साहब, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है सब? देखिए वोरा जी, बहुत शुक्रिया आपने ये टॉपिक लिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चुनाव में जिस तरीके से चुनाव से पहले की परिस्थितियां थी और लगता नहीं था कोई मुकाबला होगा, नारा भी 400 पार का था और उत्तर प्रदेश में 80 में 80 का टारगेट था, पूरी व्यवस्थाएं उसकी कर रखी थी। लेकिन जो परिस्थितियां चुनाव शुरू होने के बाद से, खासकर पहले चरण से हवा कुछ चलती हुई नजर आई, बदली सी, और दूसरे चरण के बाद और भी कुछ चीजें आई सामने, तो रणनीति बदलना शुरू हो गई। शायद समाजवादी पार्टी ने भी रणनीति बदली और उसका नतीजा आपने देखा कि अखिलेश यादव जी भी सीधे तौर पर अपना नॉमिनेशन उन्होंने कराया और उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो कमान उनके पास में विपक्ष की है, उसको भी कह सकते हैं कि दांव पे लगाते हुए उन्होंने अपनी सेंटर की राजनीति की तरफ उनको उम्मीद बनने लगी कि हाँ, समाजवादी पार्टी किसी हैसियत में आने वाली है, तभी तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया।
ऐसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो आज का जो मुख्य मुद्दा है, राहुल गांधी जी ने रायबरेली से किया, अमेठी क्यों छोड़ दिया। मैंने जहां तक देखा इतने बीते हुए चुनाव में कई ऐसी चीजें नजर आई जो कि पूरी तरीके से मैं कह सकता हूं कि टारगेट बनाकर काम किया गया, और विपक्ष को हमने ये देखा कि उस टारगेट से अपने को बचाते हुए काम करने की एक रणनीति बनाई गई है कि हम सीधे तौर पर एक शक्तिशाली दल जो कि सत्ता पक्ष में भी है, तमाम एजेंसियां भी उसके साथ में हैं, और मजे की बात यह है कि चुनाव के दौरान भी वो एजेंसियां अपना काम करना नहीं रोक रही। खासकर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लगातार नोटिस और कार्रवाइयां अभी भी चल रही हैं। ऐसे में टारगेट से हटना उनकी एक रणनीति है। अब इसको किसी भी उपनाम से आप याद करें, लेकिन बड़ा संदेश है अमेठी को छोड़कर हटने से, और उसमें खासकर जो केएल शर्मा साहब हैं वो एक ऐसे ही हैं कि उनके बिल्कुल अपने घर के, अपने परिवार के ही व्यक्ति हैं, भले ही उनके नाम के आगे गांधी नहीं लगा है। लेकिन जो कांग्रेस की एक सोच है, कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेसी कह सकते हैं जिन लोगों को, उनमें एक केएल शर्मा साहब भी हैं। तो वहां पर जो अमेठी की जनता, अमेठी के लोग जो कांग्रेस में वहां कार्यकर्ता हैं, उनके लिए जाना पहचाना और बढ़ता हुआ नाम है। ऐसे में मजे की बात यह है कि अगर राहुल गांधी जी वहां से चुनाव लड़ते, जैसा कि हर देखिए जगह की इच्छा होती है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बड़ा नाम आए, कोई राहुल गांधी जी आए, यहाँ से लड़ेंगे, जाहिर है इमोशनल अटैचमेंट होते हैं लोगों के। लेकिन सवाल ये था कि यहाँ से जब राहुल गांधी लड़ते तो उनको तमाम चीजों के जवाब देना पड़ते, और खासकर आपने जो कहा कि एक महिला ओपोनेंट जिस तरीके से एग्रेसिव तरीके से वो अपना बात कहती हैं और एक बार करती हैं, उसका अगर कोई जवाब दिया जाएगा राहुल गांधी जी की तरफ से तो जाहिर है वो भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं, और लोग पसंद नहीं करते। भारत की जो संस्कृति है उसमें महिला को अगर कोई जवाब दिया जाए तो वो पसंद नहीं किया जाता, और अगर नहीं दिया जाए तो वो भी गलत हो जाता है वो सवाल। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई थी कि राहुल गांधी के सामने एक ऐसा कैंडिडेट देके कि जिसको इम्यूनिटी मिली हुई थी अपने महिला होने की, और उनके खिलाफ राहुल गांधी को बहुत कुछ सोच समझकर बहुत सारी लिमिटेशंस में रहना पड़ता था, और वो लगातार एग्रेसिव। तो आज वो चीज उन्होंने अपने कह सकते हैं कि उस रणनीति से डाइवर्ट कर दी। अब केएल शर्मा जी के ऊपर क्या आरोप लगाएगा कोई, क्या टारगेट करेगा, और अगर करेगा तो कौन सुनेगा। दूसरी बात यह है कि ये चुनाव व्यक्तिगत आधार पर, या मैं तो कहूंगा पार्टी के आधार पर भी नहीं हो रहे, पार्टी से भी ऊपर उठकर जनता एक वेव है जो कि वोट देने जा रही है। ना वो समाजवादी पार्टी को दे रही है, ना वो कांग्रेस को दे रही है, ना वो किसी व्यक्ति विशेष को दे रही है। वो एक सोच है जो जिस तरीके से समाज का दो धड़ों में बंटवारा हुआ है, और कुछ लोग एक तरफ हैं जो कि ये चाहते हैं कि ये संविधान ना रहे, और जो व्यवस्थाएं हैं जिस तरीके से कमजोर की गई हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हुई, पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज थी वो एक के बाद एक करके जो जनता की अमानत थी वो बेच दी गई, वो चंद हाथों में चली गई इंडस्ट्रियलिस्ट के। उन चीजों को लेकर, या जो आरक्षण के नाम पर जिनको खौफ है कि अगर यही हालात रहे
तो आरक्षण खत्म भी किया जा सकता है, और ना भी करें खत्म तो जब वो डाल ही नहीं बचेगी जिस पर आशियाना था, तो फिर उस घोंसले का क्या होगा। अगर आरक्षण खत्म ना भी किया गया और तमाम वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तमाम सरकारी नौकरियां कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की तरफ डाइवर्ट कर दी गई, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग लगाए जा रहे हैं, अग्निवीर की योजना आ गई है, तो इन तमाम चीजों के बाद जो एक दलित समाज है या ओबीसी समाज है वो अलार्म पे है, अलर्ट है कि उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, और कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। तो वो कुछ ये नहीं देख रहा कि केएल शर्मा जी हैं या कौन है। मैं आपको बताऊं, रामपुर में अभी ऐसा ही चुनाव हुआ, एक कैंडिडेट ऐसा आया समाजवादी से जो बिल्कुल जिसकी कोई पहचान नहीं, और लास्ट आवर्स में भेजे गए। उसके भी 10 दिन बाद तक कैंपेनिंग शुरू नहीं की उन्होंने, और कैंपेनिंग भी नहीं की। और आप ये मान लीजिए कि जो पोलिंग वाला दिन होता है, जो कैंडिडेट के एजेंट्स होते हैं वो भी नहीं थे, उनके संगठन भी नहीं था, कोई चीज नहीं थी। लेकिन अभी परिस्थितियां ये कह रही हैं कि वो फाइट में है और एज लिए हुए हैं। तो इस वजह से केएल शर्मा जी को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो वोट ना दे, इस वजह से कि अगर राहुल गांधी होते तो दे देते। जिसको वोट देना है कांग्रेस को या गठबंधन को या इस विचारधारा को जो कि नारा दिया गया है संविधान बचाने के नाम पर, तो कहीं ना कहीं उसको वोट देना ही है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि कौन आ रहा है सामने से। दूसरी बात, स्मृति ईरानी जी एक महिला हैं, बहुत अच्छा बोलने वाली हैं, बहुत जोर से बोलने वाली हैं, आवाज उठाने वाली हैं। उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस वक्त लोगों से बहुत कुछ बन चुकी हैं। इस समय चुनाव के मैदान में उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और खासकर आपने जो देखा अभी हाल में जो कांड हुआ है प्रज्वल रवन्ना जी का, और उसके बाद तो एक ऐसी बात आई, अभी आपने कहा था कि मैं अपना जो टाइटल होगा उसे एडिट करूंगा अगली बार, तो वो 400 पार के नारे की जगह 4000 पार का नारा जो है वो उसकी मांग होने लग गई कि अगर प्रज्वल रवन्ना जिनके चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगा हो, अगर वो दोबारा, चूंकि उनकी वोटिंग हो चुकी है तमाम खुलासे से पहले ही पहले, तो संभावना ये है कि वो जीत जाएं। और अगर जीत जाते हैं तो इस बार वो वीडियोस जो कि 3000 तक के बताए जा रहे हैं, क्या 4000 पार हो जाएंगे अगली सांसदी में उनके, अगली बार उन्हें ताकत मिलेगी? तो ये एक सवाल खड़ा किया जा रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि अब की बार क्या 4000 पार होंगे? तो ये भी एक अजीब सी परिस्थिति है, और मुझे नहीं लगता कि चुनाव में स्मृति ईरानी जी के सामने ये सवाल नहीं आएगा, क्योंकि ये महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, यौन शोषण से जुड़ा है, और इस पर लोग चाहते हैं कि कम से कम वो जो महिलाओं के कहना चाहिए प्रतिनिधित्व का दावा करते हों वो लोग बोलें, और उसमें स्मृति ईरानी जी का एक बड़ा नाम है। तो ये तमाम चीजें एक रणनीतिक तौर पर मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर राहुल गांधी वहां से लड़ते होते तो फिर ये मुद्दा कम से कम वहां नहीं आता, क्योंकि वहां उनके टारगेट पे राहुल गांधी होते और राहुल गांधी डिफेंस भी नहीं कर पाते अपना, क्योंकि अगर डिफेंस भी अच्छे शब्दों में करते तो भी कोई चूक होती, और कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि अच्छा देखिए, आपने देखा हिमाचल में जिस तरीके से एक अभिनेत्री के खिलाफ थोड़ी सी जबान लड़खड़ाई समझिए, तो उसके बाद उसको कैसे मुद्दा बनाया गया। ऐसे ही यहाँ होने वाला था, और ये निर्णय मैं समझता हूँ रणनीतिक है। हालांकि अच्छा होता अगर नॉर्मल हालात होते तो राहुल गांधी यहाँ से लड़ते,
और रायबरेली भी वहां से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उसी दिन दोनों का जो है मतदान भी एक ही दिन है। तो राहुल गांधी के रायबरेली लड़ने से मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ अमेठी सपोर्ट मिलेगी। दूसरी बात ये होगी कि जो उनके ऊपर लांछन या आरोप, आप मोदी जी अगर राहुल गांधी जी को कुछ कहते हैं तो ये मैं नहीं समझता कि उनके लिए कोई ऐसी बात होगी कि जो नुकसानदेह होगी, बल्कि उनका, मैं सोचता हूँ कि उनका कद बढ़ेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा कि देखिए साहब, आपको कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आपके विरुद्ध सीधे तौर पे टारगेट कर रहे हैं। और देखिए रणनीति लगातार बीजेपी की बदल रही है, मुद्दे और नारे बदल रहे हैं, और कहां से चले थे और कहां तक आ गए हैं। अभी राहुल जी के ऊपर, राहुल गांधी को कि आप छोड़ के मत भागो, मत जाओ, ये डरो मत, इस तरीके की बात करने वाले प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को हाईलाइट ही कर रहे हैं, और यही उनके लिए फायदे की बात है। इसी से लगता है कि आज, अब देखिए, एक आपने देखा होगा चुनाव से पहले कभी किसी ने ये बात नहीं कही। अब 2 चरण के चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद, अब लगातार आप भाषणों में सुन रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीती तो अगर का मतलब परसेप्शन क्लियर हुआ, वहां भी ये अंदाजा हुआ कि जीत सकती है, इसको रोका जाए। तो जीत सकने की बात जो चुनाव के पहले नहीं थी, अब कम से कम इतनी है कि लोग विपक्षी, बल्कि मैं कहता हूं विपक्षी क्यों, जो मुख्य राजनीतिक दल है वो अगर ये बात कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार आई तो इसका मतलब उनको भी ये एहसास हो गया कि सरकार आ रही है या आ सकती है। जी। जी।